प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रिटिश संविधान में अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराएं। अभिसमय से तात्पर्य। प्रोफेसर डाइसी का मत है कि अभिसमय संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश हैं। संविधान में अभिसमय रीति रिवाज अथवा समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्ण प्रभुत्व विधानमंडलों के विभिन्न अंगों को अपने विवेकाधारित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वह सम्राट के परमाधिकार हो या पार्लियामेंट के विशेषाधिकार। अभिसमय की परिभाषा देते हुए प्रोफेसर आंग के अनुसार अभिसमय उन समझौते, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़े से बड़े सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंध और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। अभिसमय से तात्पर्य है, जैसे कि प्रोफेसर डाइसी और प्रोफेसर आंग कह रहे हैं कि अभिसमय रीति रिवाज, प्रथाओं, परंपराओं आदि पर आधारित है और जनता उनको इसलिए मानती है क्योंकि जनता का उनमें विश्वास है। अभिसमय के लक्षण। ब्रिटिश संविधान में जो अभिसमय है उनके 3 लक्षण पाए जाते हैं। जैसे पहला, अभिसमय का स्रोत संसद की कानून निर्मात्री शक्ति न होकर प्रथाएं होती हैं। जब ये प्रथाएं धीरे धीरे प्रयोग में आते आते अपनी उपयोगिता के आधार पर प्रशासन में स्थायित्व प्राप्त कर लेती है, तब उनका रूप अभिसमय का होता है। यानी कि जो अभिसमय है उनको संसद ने नहीं बनाया, ये कानून नहीं होते, ये प्रथाएं होती हैं और जब धीरे धीरे जनता इनको काम में लेती है, इन प्रथाओं को या इन प्रथाओं की जब उपयोगिता सिद्ध हो जाती है तो ये फिर अभिसमय बन जाते हैं। दूसरा, अभिसमय का पालन कानूनी या न्यायिक मान्यता के कारण नहीं किया जाता, वरन इसका पालन तो लोकमत, पारस्परिक सहमति और उपयोगिता के कारण किया जाता है। यानी जो अभिसमय है उनका पालन कानून के भय से नहीं किया जाता है या न्यायालय के आधार पर नहीं किया जाता है, इनका पालन तो जनता की इच्छा पर और उनकी सहमति पर और उनकी उपयोगिता के कारण होता है। तीसरा, अभिसमय को कानूनी या न्यायिक मान्यता प्राप्त न होने पर भी व्यवहार में अभिसमय को कानून जैसी पवित्रता प्राप्त होती है और उनका कानून के सम्मान ही पालन किया जाता है। यानी ब्रिटेन की जो जनता है या ब्रिटिश निवासी जो है वो अभिसमय का पालन कानून के सम्मान ही करते हैं और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो इन प्रथाओं, इन परंपराओं को बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं। अभिसमय और कानून देखने में कई बार हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन अभिसमय और कानून एक जैसे नहीं हैं, उनमें भेद है। अभिसमय और कानून में मुख्य रूप से क्या भेद है? पहला, रूप के आधार पर भेद। कानून लिखित होने के कारण सारे जगह या सर्वव्यापी होते हैं और उन्हें सभी जानते हैं, लेकिन अभिसमय लिखित नहीं होते। अभिसमय को जब जनता अगर जागरूक है तो ही उनका ज्ञान प्राप्त कर सकती है, वरना नहीं। तो अभिसमय की जानकारी प्राप्त करने के लिए जनता की जागरूकता आवश्यक होती है। दूसरा, निर्माण के आधार पर भेद। कानून को जो है वो कानून निर्मात्री सत्ता की इच्छा के परिणाम होते हैं, जिनका निर्माण एक विशेष पद्धति को अपनाकर किया जाता है। अभिसमय जो है वो व्यवहार के परिणाम स्वरूप होते हैं। जब एक विशेष प्रकार का व्यवहार अपनाया जाता है और वह व्यवहार जब अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है तो वह अभिसमय का स्थान प्राप्त कर लेता है।
कहने का मतलब कि कानून को तो कानून निर्माती संस्था बनाती है, और अभिसमय जो है वो जब अपनी उपयोगिता प्राप्त कर लेते हैं तब वो कानून बन जाते हैं। निश्चितता के आधार पर अंतर, कानून में एक निश्चितता का भाव होता है और उन्हें एक विशेष समय में लागू किया जाता है, लेकिन अभिसमय अस्पष्ट होते हैं, अनिश्चित होते हैं और उन्हें लागू करने की कोई समय सीमा निश्चित नहीं होती। स्वीकृति के आधार पर भेद, कानून के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति का दबाव होता है, उन्हें न्यायिक सहयोग या न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना अनिवार्य होता है, और अगर व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो वह दंड का भागी होता है। लेकिन अभिसमय का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, और जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है वो दंड का भागी नहीं होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि कानून के पीछे वैधानिक शक्ति या बल होता है, अभिसमय के पीछे नैतिक शक्ति होती है। अभिसमय को राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र कहा जाता है, यानी कि कानून और अभिसमय में हम जो अंतर देखते हैं वो यह है कि कानून का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है, उनके पीछे एक न्यायालय की संरक्षण शक्ति प्राप्त होती है, और एक वो निश्चित समय में बनते हैं और एक निश्चित समय में लागू किए जाते हैं। लेकिन अभिसमय जो है उनका निर्माण संसद नहीं करती, वो जनता की इच्छा पर निर्भर करते हैं। जनता उनका जब पालन करती है तो वो उसकी उपयोगिता के आधार पर करती है, और जनता अगर उनका पालन नहीं करती अभिसमय का तो उनके विरुद्ध में कोई न्यायिक शक्ति उन्हें प्राप्त नहीं होती। हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो अभिसमय है उनका 3 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। मोटे मोटे रूप से हम देखते हैं जनपद से संबंधित अभिसमय, जैसे कि सम्राट अपने मंत्रियों की परामर्श से ही कार्य करता है। वहाँ ये परंपरा बन गई है ब्रिटेन में कि सम्राट अपने जो मंत्री हैं उनसे परामर्श लेकर ही कार्य करेगा। सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। ब्रिटेन में ऐसी परंपरा है। अभिसमय के आधार पर ही सम्राट मंत्रिमंडल की जो बैठकें हैं उनकी अध्यक्षता नहीं करता। सिद्धांत में सम्राट को अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसभा को भंग कर दे, लेकिन ये परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट अपने इस अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा। प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। यानी कि वहाँ पे राजपद से संबंधित ये वहाँ पर परंपरा है कि सम्राट जो है मंत्रिमंडल या मंत्रियों के परामर्श से कार्य करेगा, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करेगा, या वो जो मंत्रिमंडल की बैठकें हैं उनकी अध्यक्षता नहीं करेगा, या किसी भी दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो वो विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय में मंत्रिमंडल जो है उसमें सम्राट के मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद में किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल या तो त्यागपत्र दे देगा या प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श दे कि उसका लोक सदन को विघटित कर दिया जाए। अभिसमय के अनुसार ही किसी कम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लोक सदन में पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल के लिए त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं। ये भी अभिसमय ही है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोक सदन किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को
अपने ही राजनीतिक दल में से लेता है और अपने सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। विधायी प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों के विषय में अभिसमय। संसद के दो सदन होते हैं, लोक सदन और लोकसभा। ये बात अभिसमय पर आधारित है, यानी कि ब्रिटेन में ये वहाँ पर परंपरा है कि संसद के दो सदन होंगे जिनके नाम है लोक सदन और लोकसभा। सम्राट वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन अवश्य ही बुलाएगा। संसद के प्रथम अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के बीच 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। लोक सदन के अध्यक्ष के संबंध में ये परंपरा है कि अध्यक्ष पद के लिए खड़े होने के पूर्व उसे अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देनी चाहिए। निर्वाचन से पूर्व लोक सदन का अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया जाता है और जब तक चाहे वह लोक सदन का अध्यक्ष रह सकता है। प्रत्येक विधेयक में 3 वाचक हो चुकने के बाद ही उस पर संसद में मतदान होता है। जब सरकारी पक्ष की ओर से भाषण हो चुका है तब विरोधी पक्ष की ओर से एक भाषण होता है। वस्तुतः सम्राट के विरोधी पक्ष का संबंध अभिसमय का ही परिणाम है। इनके हम देखते हैं कि ब्रिटेन में 3 तरह से अभिसमय का वर्गीकरण किया गया है। राजपद से संबंधित यानी सम्राट से संबंधित, मंत्रिमंडल से संबंधित, विधायी प्रक्रिया और संसद के जो दोनों सदन हैं उनके पारस्परिक संबंध के विषय में। क्योंकि वहाँ पर ये परंपरा सी बन गई है या वो अभिसमय का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे 3 भागों में इनका वर्गीकरण किया गया। अब हम देखते हैं कि इन अभिसमय की ब्रिटेन में क्या उपयोगिता है या क्यों वहाँ की जो जनता है, ब्रिटिश जनता, वो इनको प्रयोग में क्यों लेती है, क्या कारण है। तो हम देखते हैं कि अभिसमय की जब उपयोगिता होती है तो वहाँ की जनता इनको अपनाती है या इनको मानती है। ये लोकमत की शक्ति है वहाँ पर ब्रिटेन में, जो जनता है वो इसका मानती है। एक तरह से ब्रिटिश जाति जो है वो राजनीतिक रूप से जागरूक है बहुत ज़्यादा। एक हम देखते हैं कि ब्रिटिश जाति का स्वभाव भी है क्योंकि वो रूढ़िवादी हैं और परंपराओं को बनाए रखना चाहती हैं। एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि हम देखते हैं कि ब्रिटिश में लोग अभिसमय का पालन आज भी करते हैं। तो अभिसमय की उपयोगिता, लोकमत की शक्ति, ब्रिटिश जाति का राजनीति के प्रति जागरूक होना, ब्रिटिश जाति का स्वभाव और मनोवैज्ञानिक कारण, ये कई कारण हैं जिससे कि ब्रिटिश जो जनता है वो अभिसमय का पालन करती है। ब्रिटिश संविधान के लिए अभिसमय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये संविधान के विकास में सहायक है। क्योंकि ब्रिटिश संविधान जो है वो धीरे धीरे विकास का परिणाम है। संविधान को एक कार्य रूप देने में इन अभिसमय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था है उसको श्रेष्ठ रूप प्रदान करने में भी इन अभिसमय का महत्वपूर्ण योगदान है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना और राष्ट्रमंडल तथा जनसंप्रभुता को सफल बनाने में इन अभिसमय का महत्वपूर्ण योगदान ब्रिटेन में रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का बहुत अधिक महत्व है। परंपराओं के कारण ही ब्रिटिश संविधान में लचीलापन आ गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।